सो हे एवरीवन, दिस इज़ पारस मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ लैंड रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में भी है, हिस्ट्री में भी है। तो बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स था क्या। तो जब देश आज़ाद हुआ तो लैंड रिफॉर्म्स यानी कि कुछ पुरानी व्यवस्था चली जा रही थी अंग्रेज़ों द्वारा, तो उनको हटा दिया गया पूरी तरह से। जैसे कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और भी बहुत सारे थे, यानी कि 3 थे टोटल मेनली, तो उनको हटा दिया गया। साथ ही ज़मींदारी सिस्टम तो इनको पूरी तरह से हटा दिया गया। बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स जो था तो किस चीज़ पे डिपेंड करता था, क्या था ये। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हमारा एग्रीकल्चर में उत्पादन होता था, जो पहले कम होता था, तो उसको ज़्यादा करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए, कुछ सुधार किए गए। इस सुधार में बेसिकली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी था इसको बढ़ाया जाने की कोशिश किया गया। पर क्या वाकई में बढ़ा? कुछ लूप होल्स भी छूटे, कुछ लूप होल्स नहीं भी छूटे, कुछ सही भी हुआ, कुछ गलत भी हुआ। उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी था जिसको बढ़ाने का टारगेट लिया गया, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता था। कितने पे? 3 फैक्टर पे डिपेंड करता था। अब वो 3 फैक्टर क्या थे? तो उनमें से एक था आपका यहाँ पे नेचुरल फैक्टर, एक था टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एक था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, तो नेचुरल क्या है? सॉइल हो गया हमारा, रेन। अगर सॉइल और रेन है तो ये फैक्टर हमारा ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर या टेक्निकल फैक्टर। इसमें क्या क्या चाहिए? मशीन है, HYB सीड, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर। अच्छा, कमेंट में बताना HYB सीड्स का किसने मतलब खोज किया था, इन्वेंशन किया था, और वो कहाँ के थे। और उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र और उसके साथ साथ मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन। तो ये जो आता है हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। वहीं साथ में अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की हम, तो यहाँ पर आता है हमारा रिलेशन बिटवीन लैंड एंड कल्टीवेटर, पहला। दूसरा आता है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, और तीसरा आता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। यानी कि लैंड और कल्टीवेटर्स जो जिनकी ज़मीनें हैं और जो उस पर उत्पादन कर रहे हैं, क्या उनका रिलेशन, यानी कि क्या जिसका लैंड है वही उत्पादन कर रहा है उस पर। तो ये था रिलेशन बिटवीन लैंड एंड कल्टीवेटर्स। उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि लैंड कितनी बड़ी है, छोटी सी ज़मीन है कि बहुत बड़ा ज़मीन है, तो ये बेसिकली यहाँ पे था। और तीसरा था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, जो उस पर उत्पादन कर रहा है, जो उस पर खेती कर रहा है, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है, क्या वो बहुत अमीर है, क्या वो बहुत गरीब है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में। आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स जो हुआ था तो इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो था उसको बढ़ावा देना, ये इसका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था, जो कि मैंने शुरू में ही कह दिया। साथ ही इनइक्वालिटीज़ था, यानी कि असमानता थी किसानों में या फिर ज़मींदार और किसानों में, तो इसको ख़त्म करना या एकदम कम कर देना, ये इसका उद्देश्य था। अब कैसे इनइक्वालिटी कम कर दिया है? कुछ लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थे, कुछ लोग थे जिन पे बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, और कुछ थे जिन पे बहुत कम ज़मीन थी, यानी कि बड़े किसान, छोटे किसान और बिना ज़मीन वाले किसान। ये 3 तरह के लोग थे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा जो था इनइक्वालिटीज़ थी, तो उसी को कम करना या ख़त्म करना जो था, ये लैंड रिफॉर्म्स इसी सबको ध्यान में रखते हुए किया गया। अब यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स के मेजर्स थे वो क्या थे बेसिकली, तो पहला जो था वो था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि मध्यस्थता, यानी कि मध्य में जो लोग थे, बीच में बिचौलिए, उनको पूरी तरह से समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। तो क्या था, किसको अबॉलिश किया? अब जैसे कि ज़मींदारी में कुछ बिचौलिए होते थे, यानी कि जब अंग्रेज़ हुआ करते थे तो क्या होता था बेसिकली, किसान और अंग्रेज़ों के बीच में एक जो किसान का बहुत बड़ा मतलब गांव का बहुत बड़ा आदमी होता था, ज़मींदार, तो उसकी बात होती थी, वो टैक्स वसूल करके देता था। तो यही सिस्टम था इनमें, तो तीनों में ही लगभग सेम से। तो इसकी बात हम नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। ज़मींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ये हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा, तो फिर थोड़ा हटके हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी का मतलब बेसिकली महल मतलब गाँव से है यहाँ पे, और ज़मींदारी में ज़मीन और रैयतवाड़ी में रैयत। तो ऑल आर अबॉलिश्ड, यानी कि इन सब को ही, तीनों को ही ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ क्या था, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग लैंडलेस फार्म। जो लैंड थे जिन पे बहुत ज़्यादा थे, उनकी जो लैंड्स थी वो सीज कर ली गई, और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया छोटे किसानों में।
वैसे ये तो था, ये 1947 के बाद 1950 से लगभग शुरू होने लग गया था। और उसी के बाद अगर बात करें तो 1972 में सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस डिक्लेयर किया जिसके अनुसार 4 से 7 हेक्टेयर अगर किसी पे ज़मीन है तो वो एक नॉर्मल ज़मीन है, और साथ ही अगर अप टू 22 हेक्टेयर यानी 22 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो वो क्या है, वो एक बैरेन लैंड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है, वो कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं है और वो मतलब बहुत बड़ी है। अगला है, अब इनकी जो थे ये मतलब सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, तो ये जो था ना ये फेल हो गया था, मतलब फेल भी हुए थे, थोड़े सक्सेस थोड़े फेल। अच्छा बता दूँ आपको कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट था उस वक्त जिसमें पूरी तरह से ही एक ऑपरेशन चला गया ऑपरेशन बरगा, वहाँ के किसानों के द्वारा और लोकल लोगों के द्वारा, जिसमें क्या था कि सक्सेस मतलब लैंड रिफॉर्म अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा सक्सेस हुए थे तो वो तो वेस्ट बंगाल। खैर छोड़ो, ये थोड़ा साइड का टॉपिक हो गया। तो रीजंस जो थे इसके फेलियर के, तो वो क्या थे, पॉलिटिकल विल। अब पॉलिटिकल विल इसका मतलब क्या है, जो वहाँ के मतलब अगर मैं कहूँ ज़मींदार थे उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन था, सबका तो नहीं लेकिन कुछ लोगों का, तो पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं करना चाहती थी ये लैंड रिफॉर्म्स। लूप होल्स इन लॉ जो थे मतलब उनमें बहुत सारी कमियां थी। बेनामी क्या था कि लोगों पे खुद का मतलब ऐसा था ना कि अगर एक बंदे पे बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं तो उससे ले ली जाएगी और छोटे किसानों को दे दी जाएगी। लेकिन क्या था, अब जैसे यहाँ पे एक फैमिली में मान लो 4 आदमी है, 2 3 और 4 आदमी है, तो इसने थोड़े से ले रखे, इसने थोड़े से ले रखे, इसने थोड़े से ज़मीन ले रखे, इसने थोड़े से, मतलब एक बंदा खरीद के और दूसरे के फैमिली में अपने मेंबर में अपने दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर रखा है, तो ऐसे ज़मीनों को बेनामी कहा जाता है। जो लेता तो कोई एक बंदा है लेकिन वो क्या करता है कि मतलब उसके ऊपर ना दिखे तो इसलिए वो कर देता है ऐसा। आज की डेट में भी ऐसा आप टैक्स चोरी के लिए देखोगे कि होता है। और लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड, अब क्या था, ज़मीनों की बात है तो आज़ादी से पहले कुछ उतना मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो बहुत सारे लैंड ऐसे थे जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि ये है किसका एक्चुअली में। तो ये भी बहुत ही बड़ा रीज़न था इसका फेलियर होने का। ये सीलिंग ऑफ लैंड इस वाले ये जो पॉइंट है ये फेल होने का इसके बहुत बड़े रीज़न थे। अगला जो आता है हमारा वो है टेनेसी रिफॉर्म। तो यहाँ पर टेनेसी का बेसिकली मतलब अगर मैं बोलूँ तो टेनेसी का मतलब नॉर्मल मीनिंग होता है आपका किराए का घर। तो यहाँ पे किराए के घर से बात नहीं है, ज़मीनों की बात हो रही है, तो किराए का। अब देखो यहाँ पे अगर कोई फार्मर किसी से रेंट लेता है, कोई बड़ा फार्मर किसी छोटे फार्मर से रेंट लेता है, उसने अपनी ज़मीन अगर उसको दे रखी है, तो 20 से 30% से ज़्यादा रेंट नहीं हो सकता है। पहला रूल इस रिफॉर्म में क्या था। साथ ही साथ 20 से 30% से ज़्यादा रेंट नहीं हो सकता। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा रियलिटी में होता होगा? तो रीज़न ऑफ फेलियर ये भी फेल हो गया। रेगुलेशन ऑफ रेंट जो था ये भी फेल हो गया। तो इसका क्या था कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं होता था उनके बीच कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता था। दूसरा क्या था, लैक ऑफ लीगल सपोर्ट, कोई लीगल सपोर्ट उन पे होता ही नहीं था। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करूँ तो लॉ में तो ऐसा था कि इतना नहीं ले सकते, लेकिन इससे ज़्यादा लेते थे। और साथ ही साथ क्या होता था कि अब वो लोग एक ही गांव के होते थे, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि दूसरे गांव वाले जाके ले लेंगे उससे ज़मीनें किराए पे, तो ऐसा नहीं होता था ना। तो होता क्या था कि जब वो किसानों से ज़मीन लेते थे, मतलब बड़े किसान, छोटे किसान जब बड़े किसान से ज़मीन किराए पे लेते थे तो वो अपनी मनमर्जी चलाते थे। और अगर वो इसका लीगल विरोध करते थे तो उन्हें रहना तो उसी गाँव में होता था, तो फिर उन्हीं के लिए मुश्किल हो जाती थी। उसके बाद है लो बार्गेनिंग पावर, यानी कि बार्गेनिंग पावर मतलब बड़ा किसान अपना धौंस दिखाता था, बार्गेनिंग पावर जो था वो बहुत ही कम था। अगला आता है हमारा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड के फिक्स होता था कि आप इतने दिनों के लिए अगर ले रहे हैं किराए पे तो इससे ज़्यादा दिन हम नहीं देंगे, मतलब एक फिक्स हो जाता था कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। पर ये भी एक तरह से फेल ही हो गया, क्योंकि जो बड़ा किसान होता था वो एक्चुअली हमेशा धौंस ही दिखाता था। अगला है कन्फर्मेंट ऑफ ऑनरशिप राइट टू टीनेट्स, यानी कि यहाँ पे था कि जो किराएदार होता था, यानी कि किसके किराएदार, तो ज़मीनों को जो किराए पे लेता था उसका ऑनरशिप राइट उस ज़मीन पर नहीं होता था। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने रेंट पर ले लिया एक बार ज़मीन तो उसका ऑनरशिप, ऐसा भी होता था कि बीच में ही जो दूसरा किसान होता था वो उसको हटा देता था, या फिर कुछ और रीज़न हो सकते हैं इनके वजह से। तो ये भी एक तरह से फेल ही हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि फिक्स हो गया।
तो इसका क्या रीज़न था, नो रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता था उनके बीच में। और सोशल रीज़न क्या था, उसे उसी समाज में रहना होता था, तो वो उसके खिलाफ केस भी नहीं कर सकता था कुछ, ना किसान इतना पढ़ा लिखा होता था, तो यही सब था। और मैंने इसके बारे में बता ही दिया था आपको ऑपरेशन बर्गा के बारे में। ये चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर किसी स्टेट में देखी गई थी तो वो था वेस्ट बंगाल। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब क्या था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसका मतलब क्या था, तो ये एक किसान है, उसका एक जगह यहाँ पे है, दूसरा जगह यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे। तो क्या होता था, ये तीनों फिर ले ली जाती थी, मतलब जितना हेक्टेयर, फॉर एग्जांपल मान लो 4 हेक्टेयर यहाँ पे है, 3 हेक्टेयर यहाँ पे है, 1 हेक्टेयर यहाँ पे, तो 4 3 7 8 हेक्टेयर यहाँ पे है, और इसके 6 हेक्टेयर यहाँ पे है, तो 14 हेक्टेयर टोटल हो गया। अब क्या था 6 तो 8 इसके बगल में देखें ना, इसको एक बड़ा सा लैंड बना दिया जाता था, यानी इसको यहाँ वाला हटा के यहाँ वाला ले लिया जाता था। तो क्या आपको लगता है कि ये सक्सेस होगा, मतलब इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। अब क्या था कि जैसे किसी का यहाँ पे मेन रोड का ज़मीन है और इसको आप यहाँ पे सस्ता वाला हो तो आप यहाँ पे दे रहे हो, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ लूप होल्स थे ही। कोऑपरेटिव फार्मिंग, अब ये भी देख लो, यहाँ पे एक किसान है जिसका ये ज़मीन है, ये दूसरे किसान का, ये तीसरे किसान का, चौथे किसान का, एक 5वें का है, 6ठे का, 7वें का, 8वें का, सबका अपना अपना ज़मीन है। सब अगर उगाते हैं तो कोई यहाँ पे चावल उगाएगा, कोई गेहूँ उगाएगा, कोई कुछ मतलब अलग अलग फसल, बाजरा उगाएगा, मेज़ उगाएगा, मक्का उगाएगा वगैरह वगैरह। ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे किसान 8 से 10 किसान मिलके और एक बड़ा सा कोऑपरेटिव मतलब सहयोग से वो सब अपना ज़मीन को बराबर मतलब कि हिस्से में करके एक बहुत बड़ा लैंड बना देते थे। पहले इसको सब मिल जाते थे, ये क्या करते थे, ये सब मिल जाते थे और इन पूरे पे सेम फसल की खेती होती थी, यानी सब पे सेम फसल की खेती होती थी। जैसे चावल उगाना है तो पूरे इतने बड़े पे चावल ही होंगे। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते थे। क्या फ़ायदे होते थे कि मतलब बड़ी जगह पर बहुत ज़्यादा फसल होगा, फिर उसको ये बांट लेते थे अपने अपने जगह के अनुसार। तो ये था फार्मर जॉइंट्स एंड स्टार्टेड फार्मिंग, यानी कि जॉइंट्स हो जाते थे, फार्मर अपने जगहों को जॉइंट कर लेते थे और फार्मर स्टार्ट कर देते थे। और क्या रिफॉर्म्स किए गए, तो जो लैंड रिकॉर्ड था ना पहले उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड था, कोई रिकॉर्ड, इसको अपडेट करने के लिए कंप्यूटराइजेशन सिस्टम लाया गया कि अब कंप्यूटर के माध्यम से पूरा जो लैंड का रिकॉर्ड है वो होगा। तो होप सो आपको ये लैंड रिफॉर्म्स वाला समझ आ गया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।